फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो की शुरुआत मैं एक मैसेज के साथ करना चाह रहा हूं। यह मैसेज मुझे भेजा गया है पीहू दास नाम के एक हैंडलर से। इनका पूछना है कि सर, मैं स्टूडेंट हूं और मेरा अकाउंट फ्रीज हो चुका है यूपी से और एफआईआर भी हो चुका है। बैंक ने एफआईआर नंबर दे दिया है और बोल रहे हैं कि आपके ऊपर 4 लाख का एफआईआर हुआ है। फ्रेंड्स, इस प्रश्न को इस वीडियो में उठाने की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न डेली बेसिस पर मुझसे पूछे जाते हैं कि सर, मेरे ऊपर एफआईआर हो गया है, अब मैं क्या करूं, या फिर मैं एक स्टूडेंट हूं, इस प्रकार के एफआईआर से मेरी पूरी जीवन भी बर्बाद हो सकती है। जहां तक सवाल पीहू जी के इस एफआईआर का है तो मैं 99.9% यह श्योर हूं कि यह एफआईआर उनके नाम पर नहीं हुआ होगा। एफआईआर से संबंधित सारी समस्याएं इसलिए खड़ी होती हैं और लोग इसलिए पैनिक कर जाते हैं क्योंकि अगर उन्हें बैंक से किसी भी प्रकार का कोई नोटिस मिला है या फिर डायरेक्ट उन्हें नोटिस रिसीव हुआ है तो और अगर उस पर कोई एफआईआर नंबर लिखा हुआ है तो कानूनी जानकारी के अभाव में लोग पैनिक कर जाते हैं और समझते हैं कि उनके ऊपर एफआईआर हो गया है। इसी प्रकार से बैंक भी इस संबंध में बहुत ज्यादा लापरवाही बरतती है और वह अपने कस्टमर्स को सही तरीके से बताते ही नहीं है कि जो एफआईआर है वह क्या है और क्यों हुआ है और पूरा मसला क्या है। बैंक सीधे तौर पर कस्टमर को सिर्फ यह कह देती है कि भाई एक नोटिस आया है और आपके ऊपर एफआईआर हो गया है, जिसे सुनकर अधिकतर लोग जो हैं वो पैनिक कर जाते हैं। तो इस एफआईआर के संबंध में मैं थोड़ी चीजें इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं ताकि एफआईआर होने पर आप बहुत ज्यादा पैनिक ना करें। फ्रेंड्स, जब भी किसी भी प्रकार का कोई साइबर क्राइम होता है और किसी व्यक्ति का पैसा ठग लिया जाता है तो वह व्यक्ति साइबर क्राइम में अमूमन रिपोर्ट करता है कि उसके साथ इस प्रकार की ठगी हुई है। उसके बातों के आधार पर केस रजिस्टर कर लिया जाता है और उसे एक एक्नॉलेजमेंट नंबर प्रोवाइड किया जाता है जो इस बात का सूचक है कि उनका मामला जो है वह साइबर क्राइम पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो गया है। इसके बाद वह केस जो है आपके संबंधित साइबर क्राइम थाने को भेज दिया जाता है जहां पर मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है। कुछ मामलों में लोग थाने चले जाते हैं और डायरेक्ट एफआईआर दर्ज करवाते हैं, जिसके बाद वह मामला साइबर सेल को ट्रांसफर कर दिया जाता है। दोनों ही मामलों में जो एफआईआर होते हैं वह या तो साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ होते हैं या फिर जिन्होंने साइबर क्रिमिनल्स को उस क्राइम को कमिट करने में सहायता प्रदान की है उनके खिलाफ किया जाता है। 99.9% केसेस में यह साइबर क्रिमिनल्स या उनके सहायक जो होते हैं वह अननोन पर्सन होते हैं, इसलिए जो एफआईआर दर्ज होता है वह अननोन के खिलाफ होता है। जहां तक सवाल है उन लोगों का जिन्होंने किसी भी प्रकार का कोई क्राइम कमिट नहीं किया है, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन के दौरान एक फ्रॉड पैसा उनके बैंक अकाउंट में आ गया है, उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का एफआईआर अमूमन नहीं होता है। साइबर सेल में दर्ज केस के बाद जब इन्वेस्टिगेशन होता है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिस बैंक अकाउंट में पैसा पाया जाता है उन बैंक अकाउंट्स को या तो फ्रीज कर दिया जाता है या उतने अमाउंट का एक लीन मार्क उस बैंक अकाउंट पे लगा दिया जाता है। साइबर सेल का इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद जब इसमें एफआईआर दर्ज की जाती है या अगर डायरेक्टली किसी थाने में एफआईआर दर्ज हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद जब फाइनल रिपोर्ट बनाई जाती है तो उस समय जिन लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं और जो रिकवर्ड नहीं हो पाए हैं उनके सिर्फ बैंक अकाउंट्स मेंशन होते हैं, उनका नाम कहीं भी एफआईआर में क्रिमिनल लिस्ट में नहीं होता है, यानी कि उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होता है। एफआईआर उन अननोन क्रिमिनल्स के खिलाफ किया गया है जिन्होंने यह साइबर फ्रॉड कमिट किया है। जिनके अकाउंट में बस पैसा आया है उनका बैंक अकाउंट वहां मेंशन होता है और चूंकि वह बैंक अकाउंट आपका है तो डेफिनेटली या तो साइबर सेल के पास या फिर बाद में कोर्ट के पास आपको उपस्थित होकर मामले को सॉल्व करने की आवश्यकता होती है क्योंकि आप उस बैंक अकाउंट के होल्डर हैं। बहुत ही थोड़े एक्सेप्शन केसेस को अगर आप छोड़ दें तो बाकी सारे केसेस में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब जब भी इस प्रकार की कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है और उसमें कोई नोटिस आपको आता है या बैंक के द्वारा नोटिस दिया जाता है तो उसमें एक एफआईआर नंबर मेंशन होना लाजमी है। इस एफआईआर नंबर को देखकर लोग पैनिक कर जाते हैं कि अरे मेरे खिलाफ किसी भी प्रकार का एफआईआर हो गया है, जबकि एफआईआर से संबंधित घबराने वाली बात आपके लिए है नहीं, क्योंकि एफआईआर जो है वह साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ हुआ है, आपके खिलाफ नहीं।
अब सवाल उठता है कि अगर आपके खिलाफ यह एफआईआर नहीं हुआ है तो अगर आपको डायरेक्टली नोटिस मिल रहा है या बैंक के द्वारा मिल रहा है या फिर बैंक आपको सूचित कर रहा है तो आपको यह एफआईआर नंबर क्यों दिया जा रहा है या आपको मिले नोटिस पे वह एफआईआर नंबर मेंशन क्यों होता है। तो देखिए एफआईआर नोटिस पे दो ही चीजें मेंशन होती हैं, या तो एक्नॉलेजमेंट नंबर या फिर एफआईआर नंबर। एक्नॉलेजमेंट नंबर का मतलब है कि मामला अभी साइबर सेल के पास है और साइबर सेल इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और एफआईआर नंबर होने का मतलब है कि इसमें एक फॉर्मल एफआईआर दर्ज हो चुका है और मामला अब कोर्ट में जा चुका है। अब इसको आप सिंपली समझें कि अगर एक्नॉलेजमेंट नंबर या एफआईआर नंबर आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो आप अपने मसले को सॉल्व कैसे करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज गेम के थ्रू आपके पास 2000 रुपया आया है, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है। आप सोच रहे हो कि चलो यार ये 2000 रुपया लौटा देते हैं और लौटा कर अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज करा लेते हैं। अब प्रश्न यह है कि ये 2000 रुपया आप कहां लौटाओगे, किस मामले में लौटाओगे, किस संदर्भ में लौटाओगे, किस रेफरेंस से रिलेट करके लौटाओगे और किसे लौटाओगे। तो इसके लिए आपको एफआईआर नंबर या फिर एक्नॉलेजमेंट नंबर होना जरूरी है, क्योंकि पूरा जो मामला है जिस संदर्भ में वह फ्रॉड पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया है वह उसी एफआईआर नंबर या एक्नॉलेजमेंट नंबर से रिलेटेड है। तो जब आपको वह एक्नॉलेजमेंट नंबर या एफआईआर नंबर दिया जाएगा तभी तो आप उस संबंध में साइबर सेल के पास या थाने के पास जाकर अपने मामले को सॉल्व कर पाओगे। इसी प्रकार से अगर मसला कोर्ट में भी चला गया है और आपको कोर्ट में जाना पड़ रहा है अपने बैंक अकाउंट को रिलीज करवाने के लिए, तो आपके पास कोई एफआईआर नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, कोई तो ऐसा केस नंबर होना चाहिए जिस संदर्भ में आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाल सकते हो। यूं ही हवा में तो आप एप्लीकेशन नहीं डाल सकते हो, इसके लिए एक एफआईआर नंबर का होना जरूरी है जो कि आपके उस मामले से संबंधित हो जिसके तहत एक फ्रॉड पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया है। वह एफआईआर नंबर होगा तभी आप अपने मसले को सॉल्व कर पाओगे। अब कहने का तात्पर्य यह है कि एक एफआईआर नंबर सिर्फ आपको मिलना इस बात को निश्चित नहीं करता है कि वह एफआईआर आपके खिलाफ हुआ है। सबसे पहले आपको साइबर सेल से कांटेक्ट करके इस बात की जानकारी लेनी होगी कि वह जो एफआईआर हुआ है वह किसके खिलाफ हुआ है और क्या आपका भी नाम उस एफआईआर में है या नहीं। और जैसा मैंने कहा कि 99.9% केसेस में उन लोगों के नाम एफआईआर में क्रिमिनल सेक्शंस में दर्ज नहीं होते हैं जिनके बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन के दौरान सिर्फ एक फ्रॉड पैसा आ गया है। उन लोगों के बैंक अकाउंट्स सिर्फ मेंशन किए जाते हैं कि किस बैंक अकाउंट में कितना पैसा गया है। और यही कारण है कि मैक्सिमम केसेस में जिन भी लोगों के बैंक अकाउंट में एक फ्रॉड पैसा आया है उन लोगों की गिरफ्तारी साइबर सेल या पुलिस के द्वारा नहीं की जाती है, क्योंकि पुलिस और साइबर सेल भी इस बात को भली भांति जान रहे हैं कि आपने वह क्राइम या फ्रॉड कमिट नहीं किया है, आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ एक ट्रांजैक्शन के दौरान वह पैसा आया है। अगर आपने कोई फ्रॉड कमिट नहीं किया है, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन के दौरान बैंक अकाउंट में आपका पैसा आया है, तो आप निश्चिंत रहो कि यह एफआईआर आपके खिलाफ नहीं हुआ होगा। तो आशा करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और अननेसेसरी आपको पैनिक होने से बचाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।